ठीक इसी तरह से मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, वो डिप्रेशन में आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव से भर जाते हैं। देखिए, जो डिप्रेशन और तनाव है, जब भी आप कोई बड़ा फैसला करेंगे तो उसकी एक स्वाभाविक परिणति होती है, यानी कि ये तो आपको आएंगे ही, ये झेलना ही पड़ेगा आपको। अब सवाल ये है कि आप इससे कितनी जल्दी निकल पाते हैं। अगर थोड़ी देर में निकल जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, मान करके चलिए कि ये आपकी तैयारी का एक हिस्सा ही है। लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आप उसमें फंसे रह जाते हैं तो दोस्तों फिर ये वक्त आ गया है कि आपको अपने आगे की यात्रा के बारे में विचार करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। मुझे नहीं मालूम है कि आप कब से लगे हुए हैं, अभी आप किस स्तर पर हैं और आगे कितने सालों का आपका प्लान है, और इससे पहले आप कितने एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुके हैं, मुझे नहीं मालूम। आपको तो कम से कम अच्छे तरीके से मालूम ही है। मैं आज आप सबसे इस पर बात करने नहीं जा रहा हूं कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आप मेरे आज के विषय के लिए एक पॉजिटिव सेंटेंस गढ़ना चाहें तो आप गढ़ सकते हैं कि कब तक आपको तैयारी करते रहना चाहिए, और यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि कब आपको अपनी तैयारी को छोड़ छाड़ कर दूसरे काम में लग जाना चाहिए। मैं इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये सवाल यहाँ पैदा हुआ हो कि इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, आप ये विषय क्यों यहाँ लेकर आए हैं। दोस्तों, हुआ ये कि जब 2023 का पेपर प्री का हुआ तो स्टूडेंट में बहुत ज़बरदस्त किस्म की खलबली मची, और ये बात कही जाने लगी कि ये जो यूपीएससी है ये स्टूडेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि पेपर बहुत कठिन है। प्रश्न ऐसे आए हैं कि जिनकी तैयारी करना पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से हम तैयारी करें। और स्टूडेंट हैं कि सालों साल से इसमें लगे हुए हैं, घर बार छोड़ करके लगे हुए हैं, कोचिंग में दुनिया भर का वो पैसा लगा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे पेपर में कोई कैसे सफल होगा। तो उन्हें ये लगने लगा कि उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके लिए कौन कितना जिम्मेदार है, ये विषय मेरा यहाँ नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि एक गाइडलाइन के रूप में एक मेंटर की ओर से ये संकेत दिए ही जाने चाहिए कि भैया, आफ्टर ऑल आप कब तक इसकी तैयारी करते रहेंगे, या कोई भी किसी भी चीज में कब तक लगा रह सकता है, उसकी एक तो सीमा होगी ही। प्रॉब्लम क्या हो गई है यूपीएससी के साथ। देखिए, मैं 1983 बैच से हूं। जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो उस समय जो एज लिमिट थी 26 ईयर्स, शायद 26 ईयर्स ही थी मैक्सिमम, और अटेम्प्ट 3 थे, बस 3 चांस। 21 से आप शुरू करते थे, जब भी पूरे कर लीजिए। अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो जाता है तो आप किसी दूसरे काम में लग जाइए। लेकिन अब क्या हुआ है, आप देखिए कि जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट्स और एज लिमिट 32 ईयर्स मैक्सिमम। रिजर्व कैटेगरीज के साथ भी यही है, वहां बाकायदे एज लिमिट भी बढ़ा दी गई है, अटेम्प्ट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। तो इसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है? दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि जब तक स्वाभाविक है कि आपके अटेम्प्ट बाकी रहेंगे, आप एज लिमिट के अंदर हैं, तो संभावनाएं दिखती रहती है ना कि यार चलो अभी नहीं हुआ है तो अगली साल हो जाएगा, अगली साल बैठे नहीं हुआ है तो अगली साल हो जाएगा। और आंकड़े भी कहीं ना कहीं आपकी इस सोच का समर्थन करते हैं, उसके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। बेहतर होगा कि मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखूं, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं। जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो अभी यूपीएससी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जो 2021-22 की आई है उसमें दिए हैं। किस अटेम्प्ट में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं परसेंटेज में, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा, और हो सकता है कि ये आंकड़े आपकी मदद करें। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट सफल हुए हैं टोटल 8.4% है। सेकेंड अटेम्प्ट में 18.1%। थर्ड अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 20.5%।
फोर्थ अटेम्प्ट में 18.6%, फिफ्थ अटेम्प्ट में 15%, सिक्स्थ अटेम्प्ट में 10.5%, सेवन्थ अटेम्प्ट में 4.3% और एट्थ अटेम्प्ट में 4.6%। अगर हम सामान्य तरीके से इसे देखने और समझने की कोशिश करें तो जो फिफ्थ अटेम्प्ट तक है, आप देखिए कि उसमें लगातार 15% रेंज बनी हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट में 10% के अंदर ही अंदर है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आंकड़े हैं ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर ईयर के, लगभग लगभग ये चीज़ मेंटेन होती रहती है। तो स्वाभाविक है कि जब सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ में सेलेक्ट हो रहे हैं या फिफ्थ में सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप भी लगे रहेंगे इसमें। और मुझे लगता है कि इन आंकड़ों को देखते हुए भी अगर आप लगे रहने का निर्णय लेते हैं तो कोई गलत निर्णय नहीं ले रहे हैं। हमारे भोपाल में 2023 का भी जो रिजल्ट आया है, गुंजिता अग्रवाल सेलेक्ट हुई, फिफ्थ अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुई हैं। मेरे उनसे बात हुई, लेकिन इसके सच को जानिए कि जो फिफ्थ अटेम्प्ट में जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जो सिक्स्थ सेवन्थ अटेम्प्ट तक जो लगे हुए हैं, ये लोग हैं कौन, इसे जानना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये शायद आपके निर्णय लेने में बहुत सहायक होंगे, आपकी मदद करेंगे। देखिए, आप एग्जामिनेशन में आप बैठे, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट को आप ये मान करके चलिए कि एक तरीके से वो मैडन ओवर की तरह होता है या बिना रन के स्कोर की तरह होता है। आप उसने उस ओवर में एक भी रन नहीं बनाया, आप चेक कर रहे थे अपने आप को, ठीक है। अगर आप इस तरह की कोई नीति अख्तियार करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। अब फिर आप सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं, थर्ड अटेम्प्ट देते हैं। तो सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में अब आपको देखना होगा कि फर्स्ट की तुलना में अब आपका स्कोर कितना रहा है, वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और केवल बढ़ा है से बात नहीं बनेगी, अगर बढ़ा भी है तो वो कितना बढ़ा है। मान लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में आपका स्कोर 20% रहता है, 25% रहता है। सेकेंड अटेम्प्ट में 25 से बढ़ करके 28 हो जाता है। थर्ड में आप बैठते हैं तो वो बढ़ करके 32 हो जाता है। और जब आप फोर्थ में बैठते हैं तो 32 के आसपास ही टिका हुआ है। अब आप क्या करेंगे? आफ्टर ऑल 3 साल 4 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए। इसका मतलब यह हो रहा है कि आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि एक जो लिमिट होती है हमारी क्षमताओं की, वो लिमिट हमने टच कर ली है और इसको ब्रेक करना, इसको भेद पाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये जो फिफ्थ अटेम्प्ट में मैं जो बता रहा हूं कि जो सफल होने वाले स्टूडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? वो सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में ही उसके आसपास घूमने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि कट ऑफ मार्क्स जनरल स्टडीज फर्स्ट का 45% रहा, तो पता लगा कि वो 42, 43 या एबव 40 है, 45 तक नहीं पहुंच पाए लेकिन 40 के आसपास है। तो देखिए, वहां तो संभावनाएं दिखती हैं। लेकिन मान लीजिए कि मैं घूम रहा हूं जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर में 30% के आसपास, कट ऑफ मार्क्स 45% हो रहा है, सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं, अगर क्वालिफाई कर भी पा रहा हूं तो बस ले देकर कि बस कि 33% लाना है तो बस 33 पॉइंट समथिंग आ गए, और वो भी पता लगा कि एक बार आए, 2-3 बार वो भी नहीं आए। इसका मतलब है कि जो मेरी प्रिपरेशन है वो उतनी सॉलिड नहीं है और साथ ही साथ शायद उस तरीके की नहीं है कि जो मुझे आगे के अटेम्प्ट में भी सफलता दिला सके। तो दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि जो फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहे हैं या जो फोर्थ अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, वे स्टूडेंट कौन है। अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थोड़े से के लिए चूक गए हैं, इसलिए उनके अंदर एक भरोसा बना हुआ है, उनके सामने संभावनाएं हैं। आपके सामने क्या है इस तरह की संभावनाएं, आपको देखना होगा। आप अपने स्कोर को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, होता यह है कि जब हम सिविल सर्वेंट बनने का निर्णय लेते हैं तो उस समय बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। एलिजिबिलिटी तो हमारी रहती है, तभी हम निर्णय लेते हैं, लेकिन दूसरे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। इसका अपना एक ग्लैमर होता है, सोसाइटी में इसकी जो रेस्पेक्ट है वो होती है, जो सुविधाएं होती हैं, जो काम करने के जो अवसर होते हैं वो होते हैं। हमारे सामने कुछ मॉडल्स भी होते हैं सिविल सर्वेंट के रूप में, हमारे कुछ दोस्त सिलेक्ट हो चुके होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इसके लिए प्रेरित करती हैं, और प्रेरित होना कोई गलत बात नहीं है, आप अच्छी चीज़ के लिए प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे लगता है कि बाकायदे लॉजिकल तरीके से हमें अपनी क्षमताओं के बारे में सोचना चाहिए कि अब क्या संभावनाएं बन रही हैं, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में तो निर्णय लिया ही जाना चाहिए ना, क्योंकि देखिए, जीवन आपका है, कैरियर आपका है, अंततः जीवन तो आगे ले जाना ही है ना।
परिवार को पालना पोसना है, परिवार बनाना है, जीवन जीना है, समाज में अपना स्थान भी बनाना है। और वो केवल सिविल सर्वेंट का ही तो मोहताज नहीं है कि अगर आप बनेंगे तभी होगा, नहीं तो कोई जीवन ही नहीं है। तो एक समय तो ऐसा आता ही है ना जबकि हमें ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं कि भाई अब हमसे ये नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। हमने एक फैसला लिया, उसके लिए हमने कोशिश की, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पता नहीं जिंदगी में ऐसे कितने आपके फैसले होंगे जो पूरे नहीं होंगे, तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं वो कौन से सिग्नल्स हैं जिनको पकड़कर आप निर्णय ले सकते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब निर्णय ये भी हो सकता है कि नहीं यार, एक अटेम्प्ट और देख लेते हैं, 6 महीना और करके देख लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत छोड़ने छाड़ने का निर्णय ले लीजिए, लेकिन एक प्लान तो आप बना लीजिए कि भाई अब 1 साल 1.5 साल और, बस अब इससे ज़्यादा नहीं, या 6 महीने और इससे ज़्यादा नहीं, अगला अटेम्प्ट और इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये निर्णय लीजिएगा आप तब जब कम से कम तैयारी करते हुए 1.5-2 साल तो आपको हो चुके हों, और कम से कम 2 अटेम्प्ट तो आप दे ही चुके हों। ये नहीं कि बिना मैदान में उतरे ही और छोड़ छाड़ करके अलग हो गए। इसके लिए तो मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे कि यार बैठ ही जाते, शायद हो ही जाता, गलत कर लिया। तो अब मैं आपको कुछ संकेतक बताता हूं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन डेफिनेटली मेहनत की मांग तो करता है, मेहनत की मांग करता है। और मेहनत किस क्षेत्र में? पढ़ाई के क्षेत्र में। 2 चीजें हैं, अगर आपका मन पढ़ने से उचट गया हो, ऊब गया हो, ज्यादा समय तक आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अब आपके अंदर से ये सिग्नल्स आ रहे हैं कि ये क्षेत्र आपका नहीं है। ठीक इसी तरह से आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, लंबे समय तक आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, ये भी एक संकेत है। और मजेदार बात है कि ये जो दोनों संकेत हैं ना, वो एक तीसरे रूप में भी एक्सप्रेस होते हैं, और वो ये है कि समय नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आप अपने घर पर तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आप नौकरी करते हुए तैयारी कर रहे हो सकता है कि आप और पढ़ाई करते हुए तैयारी कर रहे हो। तो फिर एक अच्छा सा एक बहाना या कह लीजिए ढाल हमें हमारे हाथ में आ जाती है, वो ये कि समय नहीं मिल पाता। क्योंकि मेरे पास बहुत से मेल्स आते हैं कि सर अखबार पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता, कोई शॉर्टकट बता दीजिए। शॉर्टकट इसका कुछ नहीं है, कट है, तरीका है, लेकिन शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं है। तो यह भी एक संकेत है कि अब आप ऊब रहे हैं, यानी कि अब ये आपके वश की बात नहीं है। हो सकता है कि आगे चलते चलते ये बहुत तीव्र हो जाए, तीखा हो जाए, गहरा हो जाए, तब आप निर्णय लें। ठीक इसी तरह से मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट 1.5 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, वो डिप्रेशन में आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव से भर जाते हैं। देखिए, जो डिप्रेशन और तनाव है, जब भी आप कोई बड़ा फैसला करेंगे तो उसकी एक स्वाभाविक परिणति होती है, यानी कि ये तो आपको आएंगे ही, ये झेलना ही पड़ेगा आपको। अब सवाल ये है कि आप इससे कितनी जल्दी निकल पाते हैं। अगर थोड़ी देर में निकल जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, मान करके चलिए कि ये आपकी तैयारी का एक हिस्सा ही है। लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आप उसमें फंसे रह जाते हैं तो दोस्तों फिर ये वक्त आ गया है कि आपको अपने आगे की यात्रा के बारे में विचार करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए कि अब क्या करना है। आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, आपकी तैयारी पूरी हो गई है। आपको चाहिए कि आप बीच में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। देखें कि जो प्रश्न है वो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, चाहे वो प्री के हो या मेंस के हो। सबसे पहला तो यही है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपने 2 साल तक तैयारी की, अब तो समझ में आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने पढ़ाई की है, हो सकता है कि आपने सब्जेक्ट को रट भी लिया हो, सिलेबस पूरा किया हो, लेकिन आपने विषय को समझा नहीं है। तो अगर विषय आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि अपनी इस यात्रा पर विचार करें कि जारी रखी जाए यात्रा या जारी न रखी जाए। क्योंकि समझ में आना तो बहुत जरूरी है, चाहे वो प्री एग्जाम हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को पेपर देखेंगे तो आपको उसके प्रिपेयर्ड आंसर नहीं मिलेंगे। आंसर हमें अपने दिमाग से ही तैयार करने पड़ते हैं। मतलब हमें एक तरीके का ऐसा कुक बनना पड़ता है, शेफ बनना पड़ता है, जो बाकायदे चीजें तैयार कर सके, बना सके। आप ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं?
क्योंकि होता यह है कि जब हम यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उनके बने बनाए आंसर हमारे दिमाग में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। मज़ेदार बात यह है कि क्वेश्चन दोहराए भी नहीं जाते, टॉपिक तो दोहराए जाते हैं लेकिन क्वेश्चन दोहराए भी नहीं जाते। तो देखिए कि आपकी जो तैयारी है वो इस पैटर्न पर है कि नहीं कि आप उत्तर अपने ढंग से तुरंत दे सकें, और इसके लिए भाषा भी चाहिए। तो आप अपने आप को 2 साल 3 साल की तैयारी के बाद इस स्तर पर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, और अगर नहीं पा रहे हैं तो फिर से यह एक संकेत है कि आप अपने निर्णय पर विचार करें। अंतिम बात फ्रेंड्स, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप 2 अटेम्प्ट्स देते हैं, आप 3 अटेम्प्ट्स देखते हैं, आप अपने ग्राफ को देखिए। ग्राफ का मतलब है स्कोर के ग्राफ को देखिए कि वो ऊपर जा रहा है या नहीं, और अगर ऊपर जा रहा है तो जो आपका डेस्टिनेशन का पॉइंट है, जो सफलता का बिंदु है, उसके कितना करीब है। अगर वो उसके बहुत दूर है तब डेफिनेटली आपको उस पर भी विचार करना चाहिए। दोस्तों, मैंने जो बहुत ही जो कॉमन सिम्टम्स हैं उन पर बातें की हैं। आपकी अपनी परिस्थितियां होती हैं, आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, घर वालों का दबाव होता है, आपके अपनी वीकनेसेस होती हैं, उन पर मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत ही निजी बातें होती हैं। उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप, और उसके आधार पर पूरे तार्किक रूप से सोच समझ करके आपको ठोस निर्णय लेना चाहिए कि मुझे अब आगे क्या करना है, कितने समय तक अपनी इस प्रिपरेशन को जारी रखनी है, कब मुझे इससे अलग हो जाना है। मैं ये कर लूँगा तो मैं आगे अपनी प्रिपरेशन को जारी रखूँगा, नहीं कर पाऊँगा तो मैं यहाँ इस समय तक पहुँच करके इससे अलग हो जाऊँगा। ये फैसला आपको करना ही चाहिए। मैंने शुरू में कहा, जीवन आपका है, इसे आपको संवारना है, आपको बनाना है, आपको आगे ले जाना है, इसलिए फैसला भी आपको ही करना होगा। और जब फैसला करेंगे आप तार्किक रूप से, तो आप देखेंगे कि आपको पछतावा नहीं होगा। और हमें एक समय पर दोस्तों बिल्कुल लॉजिकल डिसीजन लेना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई कंजूसी या कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि मेरी बातों पर आप सब गंभीरता से विचार करेंगे, लेकिन बहुत ही लॉजिकल तरीके से। याद रखिए कि मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि आपको छोड़ छाड़ कर अलग हो जाना चाहिए। मेरी बात को आप इस तरीके से बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि आप कीजिए, अटेम्प्ट्स दीजिए, कुछ समय तक तैयारी कीजिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जबकि हम अपने को रिव्यू करें, और रिव्यू करने के बाद फिर आगे का जो हमारा रोड मैप हो सकता है, मैं केवल सिविल सर्विस का रोड मैप नहीं कह रहा हूं, लाइफ का जो रोड मैप है बनाया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। नमस्कार।